एयर ट्रांसिट एयरलाइन की फ्लाइट टोरंटो से लिस्बन की तरफ जा रही थी। ये आधी रात का समय था और जहाज अटलांटिक ओशन के बीचों बीच 29,000 फीट के एल्टीट्यूड पे क्रूज कर रहा था। ये सिचुएशन पायलट रोज फेस करते हैं और इसमें कुछ भी एबनॉर्मल जैसा नहीं था, पर जहाज में एक चीज ऐसी थी जो चंद लम्हों में ही सारी सिचुएशन को बदलने वाली थी। यहाँ आपको बताते हैं कि अटलांटिक ओशन के ऊपर 29,000 फीट के एल्टीट्यूड से भी दूर दूर तक जमीन नजर नहीं आती। वहाँ जहाज के कैप्टन को पता चला कि जहाज का फ्यूल अभी खत्म होने वाला है। ये दोनों पायलट्स के लिए एक बहुत ही खौफनाक सिचुएशन थी। उनके अटलांटिक ओशन के ऊपर फ्यूल खत्म होने का सिर्फ एक ही मतलब है, और वो है मौत। ये बात है 23 अगस्त 2001 की। टोरंटो पेशन एयरपोर्ट पे एयर ट्रांसिट एयरलाइन की एयरबस 330 को टोरंटो से लिस्बन जाने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था। ये 7 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी और इसलिए इसमें 48 मेट्रिक टन फ्यूल डाला गया और प्रिपरेशन के लिए इसमें बोर्डिंग शुरू कर दी गई। इस वक्त लोकल टाइम के हिसाब से रात के 9 बज रहे थे। फ्लाइट 236 में 293 पैसेंजर और 2 पायलट समेत 13 क्रू मेंबर सवार हो गए। फ्लाइट कैप्टन 48 वर्षीय रॉबर्ट पीछे थे। उनको 16,000 घंटे का एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ऑफिसर 18 वर्षीय डिस्क ड्रैगन थे और इनके पास 5 घंटे का एक्सपीरियंस था, जिसमें से 4 घंटे इन्होंने यही जहाज एयरबस A330 फ्लाइट किया था। जहाज की बात की जाए, एयरबस 330 उस वक्त का स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल था जो सिर्फ 2 साल ही पुराना था। कुल मिलाकर बात यह है कि ना ही पायलट के एक्सपीरियंस में कोई कमी थी और ना ही जहाज में कोई किस्म का फॉल्ट। तमाम फ्लाइट्स चेक्स करने के बाद पायलट फ्लाइट्स 236 को रनवे तक लेके गए और ATC की परमिशन से उन्होंने जहाज को टेक ऑफ कर दिया। टेक ऑफ के बाद पायलट ने जहाज का रुख अटलांटिक ओशन के उस पार लिस्बन की तरफ किया। चंद ही मिनटों में जहाज अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड 29,000 फीट तक जा पहुंचा। अमूमन इस तरह की लॉन्ग फ्लाइट्स पे पायलट का ज्यादा काम नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर काम ऑटो पायलट सिस्टम ही करता है। पायलट से सिचुएशन मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन से अपडेट करते रहते हैं। फ्लाइट 236 को टेक ऑफ किए गए 4 घंटे गुजर चुके थे और अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और पैसेंजर कैबिन में ज्यादातर लोग रात होने के कारण सो रहे थे। जहाज अटलांटिक ओशन के ठीक सेंटर पे पहुंच चुका था और यही वो लम्हा था जब जहाज में एक एरर आया। कैनेडियन टाइम के हिसाब से रात के 1 बजे पायलट ने जहाज के इंजन नंबर 2 से, यानी जहाज के राइट इंजन में से एक अबनॉर्मल रीडिंग नोटिस की। इंजन में ऑयल का प्रेशर ज्यादा शो हो रहा था और ऑयल की क्वांटिटी कम और ऑयल का टेम्परेचर भी लो इंडिकेट हो रहा था। इस तरह का एरर पायलट अपने करियर में पहली बार देख रहे थे। उन्होंने फौरन फ्लाइट मैनुअल खोला और इस अजीब एरर के बारे में जानने की कोशिश की। नॉर्मली जब जहाज ऑपरेशनल होता है तब वक्त के साथ ऑयल टेम्परेचर बदलता है, लेकिन यहाँ वो लो टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा था, जो कि किसी भी तरह नॉर्मल नहीं था। उनको फ्लाइट मैनुअल में से इस एरर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। पायलट्स ने कनाडा में एयर ट्रांसिट के मेंटेनेंस यूनिट से कांटेक्ट किया और उनको इस एरर के बारे में आगाह किया। बदकिस्मती से मेंटेनेंस यूनिट को भी इस एरर के बारे में मालूम नहीं था। उन्होंने पायलट से कहा कि वो इस एरर को मॉनिटर करते रहेंगे। वो थोड़ी देर बाद उन्हें दोबारा कांटेक्ट करें। इस जगह के राइट इंजन में ऑयल की फॉल्टी रीडिंग शो हो रही थी, लेकिन आसमान में किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं था। पायलट ये सोच के रिलैक्स हो गए कि शायद कोई फॉल्टी सेंसर ऑयल की गलत रीडिंग दे रहा है। लेकिन आधे घंटे बाद कैप्टन के सामने एक और एडवाइजरी मैसेज डिस्प्ले हुआ। ये मैसेज ऑयल से रिलेटेड नहीं था, बल्कि फ्यूल से रिलेटेड था। कमर्शियल एयरलाइंस का फ्यूल उनके विंग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और ये नोटिस किया गया कि फ्लाइट 236 के दोनों विंग्स में एक जितना फ्यूल नहीं है। राइट विंग में फ्यूल की क्वांटिटी लेफ्ट के मुकाबले कम थी। अब नॉर्मली ये मसला भी इतना सीरियस नहीं होता, क्योंकि इस मसले को फ्लाइट के दौरान ही फिक्स किया जा सकता है। कैप्टन ने इस मसले को फिक्स करने के लिए क्रॉस फीड वाल्व खोल दिया, जिससे लेफ्ट विंग से फ्यूल राइट विंग में जाना शुरू हो गया और मिनटों में अब दोनों विंग्स में फ्यूल की क्वांटिटी बराबर हो चुकी थी। इस बात को अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि कैप्टन को लो फ्यूल की वार्निंग दिखना शुरू हो गई। ये एक ऐसा मसला था जिसको कोई भी पायलट फेस नहीं करना चाहता, और वो भी पैसेंजर से भरे हुए जहाज में। पायलट ने देखा कि राइट विंग में दोबारा से फ्यूल कम हो गया है और अब दोनों विंग्स को मिलाकर भी इतना फ्यूल नहीं है जिसे लिस्बन पहुंचा जा सके। अब की बार मामला सीरियस हो चुका था। अटलांटिक ओशन के बीचों बीच प्लेन को डाइवर्ट करने का ज्यादा ऑप्शन भी मौजूद नहीं था। हकीकत में इनके पास एक ही ऑप्शन था और वो था एजोर आइलैंड।
ये आइलैंड अटलांटिक ओशन में मौजूद पोर्टुगल टेरिटरी का हिस्सा है, जहां टसेरा नामी आइलैंड पर एयरपोर्ट मौजूद है। कैप्टन ने फुर्सत से सेंटा मरिया एटीसी से राब्ता किया और उनको बताया कि वो इस एयरपोर्ट पे फ्यूल शॉर्टेज की वजह से लैंड करने जा रहे हैं, पर अभी तक पायलट को भी कंफर्म नहीं था कि वो इस एयरपोर्ट तक पहुंच भी पाएंगे या फिर उनको ओशन में ही लैंड करना पड़ेगा। इस वक्त जहाज में 60 टन फ्यूल बचा था, यानी करीब 7000 किलोग्राम। देखने में तो ये बहुत ज़्यादा है, पर लेकिन असल में ये A330 की फ्यूल कैपेसिटी का सिर्फ 6% है, और वो भी बहुत तेज़ी से कम होता जा रहा था। पर सवाल ये है कि आखिर फ्यूल कम ही क्यों हो रहा है? क्या इस बार भी कोई फॉल्टी सेंसर गलत रीडिंग दे रहा है, या फिर असल में फ्यूल की कमी थी? फ्यूल का कम होना सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है कि कहीं ना कहीं से फ्यूल लीक हो रहा हो। ये पता लगाने के लिए कैप्टन ने फ्लाइट क्रू को इंस्ट्रक्शन दिए कि विंग की ट्रेलिंग एज, यानी विंग के पिछले हिस्से को जांचा जाए। अगर फ्यूल लीक हो रहा होगा तो ज़रूर वहाँ से कोई इंडिकेशन मिलेगा, पर अंधेरे की वजह से क्रू को कोई इंडिकेशन नहीं मिली। अब कंडीशन ये थी कि 5 मिनट में 1 टन फ्यूल ख़त्म हो रहा था। कैप्टन को अब कंफर्म हो गया कि फ्यूल कहीं ना कहीं से तो लीक हो रहा है। उनके पास अब सिर्फ 25 मिनटों का फ्यूल बचा था, जिससे टसेरा एयरपोर्ट तक भी पहुंचना मुमकिन नहीं था। इस दौरान कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर लगातार मेंटेनेंस यूनिट और एटीसी से लगातार कांटेक्ट में थे। मेंटेनेंस यूनिट ने कैप्टन को इंस्ट्रक्शन दी कि वो फ्यूल लीकेज को कंफर्म करने के लिए जहाज को 29,000 फीट से 20,000 फीट तक नीचे लेके जाएं, पर कैप्टन ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि पायलट का मानना था कि अगर फ्यूल लीकेज कंफर्म भी हो गई तो जहाज को वापस ऊपर लेके जाना पॉसिबल नहीं होगा। एटलीस्ट उनके पास अभी 29,000 फीट पर ग्लाइडिंग का ऑप्शन तो बाकी है। अगले चंद मिनटों में सारे के सारे शक दूर हो गए जब जहाज के राइट इंजन में आग भड़क उठी। ये देख के जहाज में अफरा तफरी मच गई, और पैसेंजर्स जो अभी तक सुकून की नींद सो रहे थे, उनके सुकून को खौफ के बादलों ने घेर लिया। जहाज में अब 4.5 टन फ्यूल और सिर्फ एक इंजन बचा था। इस एक इंजन पे जहाज का क्रूज करना पॉसिबल नहीं था, लिहाजा अब आहिस्ता आहिस्ता एल्टीट्यूड कम होना शुरू हो गया। दूसरी तरफ टसेरा एयरपोर्ट पे इमरजेंसी तैनात हो गई। फायर ट्रक्स और इमरजेंसी क्रू ने हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। जहाज जो कि टसेरा एयरपोर्ट से अभी तक 240 किलोमीटर दूर था, उसमें अब सिर्फ 6000 किलोग्राम फ्यूल बचा था। इतने में वही हुआ जिसका डर लगा हुआ था। जहाज का लेफ्ट इंजन फुल थ्रस्ट पर चलने की वजह से जल गया, और अब फ्लाइट 236 बगैर इंजन के अटलांटिक ओशन के ऊपर ग्लाइड कर रहा था। यहाँ पर कैप्टन का जहाज को 20,000 फीट तक ड्रॉप करने का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। दोनों इंजन बंद होने की वजह से अब जहाज के अंदर अंधेरा छा गया, क्योंकि इंजन की वजह से ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी चलता है। खुशकिस्मती से जहाज का ऑटोमेटिक टरबाइन बाहर निकल गया, जो एयर स्पीड से सिर्फ इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है जिससे कॉकपिट के इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट चल सके। अब टसेरा एयरपोर्ट 120 किलोमीटर दूर था। जहाज 30,000 फीट तक नीचे आ गया था। कैप्टन को ये डिस्टेंस सिर्फ ग्लाइड करके कंप्लीट करना था। पैसेंजर कैबिन में अंधेरा और पिन ड्रॉप साइलेंस ने एक खौफ का समा बनाया रखा था, ऐसी खामोशी जो शायद किसी आफत का इशारा दे रही थी। वर्स्ट केस ये है कि अगर जहाज एयरपोर्ट तक ना पहुंच पाए तो उसको ओशन में ही लैंड करना पड़ेगा। इसी वजह से क्रू ने पैसेंजर को पानी में लैंडिंग के हवाले से प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। ओशन में लैंडिंग हर तरह से खतरनाक होती है, क्योंकि अगर पैसेंजर इम्पैक्ट से बच भी गए तो पानी में डूब सकते हैं, और अगर पानी में नहीं डूबे तो ठंडे पानी की वजह से हाइपोथर्मिया से मर सकते हैं। अब नॉर्मली बगैर इंजन के पैसेंजर प्लेन को ग्लाइड करना बहुत मुश्किल होता है। सब कुछ प्लेन के पिच कंट्रोल पे डिपेंड करता है, जिसको पायलट मैनुअली कंट्रोल कर रहे थे। जहाज का एल्टीट्यूड 2000 मीटर के हिसाब से घट रहा था, यानी अगले 15 मिनटों में या तो जहाज एयरपोर्ट पर लैंड होगा या फिर ओशन में। जब प्लेन का डिस्टेंस टसेरा एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर रह गया तो इसका एल्टीट्यूड 13,000 फीट था, और नॉर्मली इतने डिस्टेंस पर एल्टीट्यूड 3,000 फीट रखना होता है। अब अगर पायलट ने नोज डाइव करके अपना एल्टीट्यूड कम किया तो प्लेन की स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी, और इस सिचुएशन में क्रैश लैंडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए पायलट ने जहाज को वहीं एक 360 चक्कर लगाया। ये चक्कर जब कंप्लीट हुआ तो जहाज का एयरपोर्ट से डिस्टेंस उतना ही था, जबकि एल्टीट्यूड 5,000 फीट तक ड्रॉप हो चुका था। ये एल्टीट्यूड ज़्यादा था, पर इतना ज़्यादा नहीं कि एक और 360 चक्कर लगाया जा सके। इसलिए पायलट ने जहाज की पोजीशन बंदे के सीधने की और उसको एस्टेंस लगवाए।
एस्टेंस की वजह से जहाज का रनवे से डिस्टेंस नज़दीक पड़ गया और उसको एल्टीट्यूड कम करने का अधिक टाइम मिल गया। नॉर्मल हालात में लैंडिंग के वक्त फ्लैप ओपन रखे जाते हैं जिससे ड्रैग पैदा होता है और इंजन थ्रस्ट बढ़ा दिया जाता है जिससे प्लेन की नोज ऊपर हो जाती है। पर फ्लाइट 236 के पास इंजन थ्रस्ट तो नहीं था, इसलिए ये लैंडिंग नॉर्मल लैंडिंग से बहुत अलग और बहुत खतरनाक होने वाली थी। पायलट के पास प्लेन को लैंड करने का सिर्फ एक ही चांस था, या तो आर या तो पार। आखिरकार प्लेन एक जोर के झटके से रनवे पर जोर से लगा और 12 में से 8 टायर ब्रस्ट हो गए। प्लेन को रोकने में थोड़ी मुश्किल तो ज़रूर हुई, लेकिन फाइनली वो स्किड करके रुक ही गया। प्लेन रुकते ही उसकी लैंडिंग गियर में आग भड़क उठी, जिस पे एयरपोर्ट क्रू ने फौरन काबू पाया। फ्लाइट 236 एविएशन हिस्ट्री का पहला और आखिरी प्लेन था जिसने बगैर इंजन के सबसे ज़्यादा टाइम तक ग्लाइड करने का रिकॉर्ड बनाया था। राइट इंजन में फ्यूल लीकेज की वजह से जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि टोरंटो में टेक ऑफ से पहले मेंटेनेंस क्रू ने इंजन का एक पार्ट चेंज किया था, लेकिन वो पार्ट किसी और प्लेन का था और लूज फिटिंग की वजह से उसमें वाइब्रेशन हुई जिसने करीब से गुजरती फ्यूल लाइन को ब्रस्ट कर दिया। इस वाक्य के बाद ही एयरबस ने एक नया सिस्टम इंस्टॉल किया जिससे फ्यूचर में पायलट को फ्यूल लीकेज के बारे में भी पता चल सके। एक साल बाद रॉबर्ट पीशे और डिक डगन को एयरबस A330 पर डेड स्टिक लैंडिंग का अवार्ड भी दिया गया।